बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू मशीन लर्निंग। आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं विच इज़ द परसेप्ट्रॉन। इसका जिक्र आपको शायद याद हो, इससे पहले भी मैं एक से ज़्यादा मरतबा कर चुका हूँ। परसेप्ट्रॉन एज अ क्लासिफिकेशन मॉडल या एज अ क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम अब बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। इसको पढ़ाने की जो मेन रीज़न है जिस वजह से मैं इसको कवर कर रहा हूँ वो पेडागॉजिकल है। इसको पढ़ाकर मैंने दो चीज़ों की बेस क्रिएट करनी है। एक बेसिकली एक की नए सिरे से क्रिएट करनी है और दूसरे की जो बेस है उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना है। द फर्स्ट वन बीइंग सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, जो इसके यूजुअली आई टीच राइट आफ्टर परसेप्ट्रॉन, आई टीच सपोर्ट वेक्टर मशीन्स। और कुछ प्रूफ्स वगैरह हम देखेंगे परसेप्ट्रॉन के अंदर, कुछ इसके मैथमेटिकल बैकग्राउंड को देखेंगे जिसकी बेस पर हम सपोर्ट वेक्टर मशीन को अच्छे अंदाज में समझ सकेंगे इंशाल्लाह। और दूसरी चीज़ है खुद न्यूरल नेटवर्क्स, जिसको हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन पर बेस करना है, लेकिन परसेप्ट्रॉन की समझ से उसकी अंडरस्टैंडिंग में हमें हेल्प मिलेगी। तो ये दो चीज़ें हैं जो बेस हो रही होंगी परसेप्ट्रॉन के ऊपर और जिसको हमने इन लेक्चर्स के ऊपर बेस करना है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर दूँ। एक तो ये है कि जो वीडियो मैं यहाँ पर परसेप्ट्रॉन के लिए यूज़ कर रहा हूँ, ये वीडियो लास्ट सेमेस्टर की बनी हुई है और इसमें आप कुछ जगहों पर मुझे जिक्र करते हुए देखेंगे रिवीजन वाली वीडियो का, जिसे मैं परसेप्ट्रॉन की फर्स्ट वीडियो कह रहा हूँ। इस मरतबा मैंने वो परसेप्ट्रॉन की फर्स्ट वीडियो जो है वो आपको लॉजिस्टिक रिग्रेशन से पहले रिलीज़ की थी और वो है 005-01 के नाम से, जो रिवीजन की वीडियो है ना। तो जहाँ कहीं मैं उसका जिक्र करूँगा, ऑलवेज अपने जहन में मैपिंग कर लीजिएगा कि मैं 00501 की बात कर रहा हूँ, 00401 की बात नहीं कर रहा जो लास्ट टाइम इसका नंबर था। और उस वीडियो को एक दफ़ा रिवाइज भी कर लीजिएगा बिकॉज उसकी ज़रूरत पड़ेगी, शायद इस लेक्चर में तो नहीं, बिकॉज इस फर्स्ट लेक्चर वीडियो के अंदर आई विल बी कवरिंग सम ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि इस मरतबा मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में हिस्ट्री कवर नहीं की थी शुरू में मशीन लर्निंग के। तो आई विल बी डूइंग अ लिटिल बिट ऑफ अ हिस्टोरिकल रिव्यू कि चीज़ें कहाँ से शुरू हुई और न्यूरल नेट की तरफ जो सफ़र चल रहा है वो किस तरह से चला और कैसे हम वहाँ तक पहुँचे। और दूसरी चीज़ ये होगी इस लेक्चर के अंदर कि हम परसेप्ट्रॉन की बेसिक्स को देख रहे होंगे। तो अभी यहाँ पर तो शायद ज़रूरत ना पड़े, अगली वीडियो जो हमारी परसेप्ट्रॉन के एल्गोरिदम की है एंड देन इट्स कन्वर्जेंस प्रूफ की जो वीडियोज़ हैं उसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी उस रिवीजन वाली वीडियो की। तो उसको ज़रूर एक दफ़ा, अगर आपको सही से वो चीज़ें जहन में नहीं है तो रिवाइज़ कर लीजिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि जब ये वीडियो ओरिजिनली शूट हुई थी तो उस वक्त रमज़ान चल रहा था, तो मे बी आई रेफर टू दैट समवेयर इन द लेक्चर एज वेल। एक आध जगह उसका जिक्र आएगा। तो जब मैं कहूँगा कि क्योंकि रमज़ान चल रहा है तो आप फ़ौरन सहरी करने ना उठ जाइएगा। अभी रमज़ान नहीं चल रहा, ये लास्ट सेमेस्टर की वीडियो है। सो इन प्लेसेस आई एम यूजिंग सम वीडियोज़ फ्रॉम द लास्ट सेमेस्टर विच वर शॉर्ट नाइसली और जिनकी हमारे पास डिटेल्स अच्छी कवर हुई हुई थी। बट इन अदर प्लेसेस उन वीडियोज़ को मैं बीच में सप्लीमेंट भी करता हूँ, जस्ट लाइक व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। तो जनाब ये है, लेट्स बिगिन विद परसेप्ट्रॉन। और इंशाल्लाह अब चीज़ें आपको जैसा कि बेस से फील होना शुरू हुआ होगा कि चीज़ें अब कन्वर्जेंस की तरफ जा रही हैं। अब बहुत सी चीज़ें जो है ना उनको हम कैटेगराइज करते जा रहे हैं, डिस्क्रिमिनेटिव, जनरेटिव, पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक, लीनियर, नॉन लीनियर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो होपफुली चीज़ें और सिंप्लीफाई होती जाएंगी एंड बाय द एंड ऑफ द सेमेस्टर इंशाल्लाह आपके जहन में एक बहुत सिंपलिस्टिक व्यू भी होगा मशीन लर्निंग का, क्योंकि देर आर सो मैनी डिफरेंट मॉडल्स एंड सो मैनी डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ डूइंग मशीन लर्निंग, बट दे कम अंडर सर्टन जनरलाइज्ड अम्ब्रेलाज, सर्टन जनरल क्लासेस जिसके अंदर वो चीज़ें आती हैं, जिससे फिर आपको समझने में चीज़ें ज़्यादा आसानी होगी। सो लेट्स बिगिन। So these are the references that I've used for creating this lecture. सबसे ज़्यादा मैं यूज़ कर रहा हूँ for this introductory lecture ये first article, बहुत अच्छा है, ये 3 parts का article है। इन साहब ने खुद ये article बेस किया है ये प्रोफेसर मितेश साहब के lectures के ऊपर जो deep learning के कोर्स के हैं। और बाकी इन्होंने और भी काफ़ी sources से information ली हुई है, but he has put it together in a very nice way, in a very intuitive way, and also he has gone into a fair bit of details of why things work and how things work. So I would highly recommend that you go and you read these 3 articles on your own as well जब आपको वक्त मिले, और अगर आप इस लेक्चर के साथ साथ ही उसको पढ़ सकें तो दैट वुड ऑल्सो बी ग्रेट, क्योंकि ये काफ़ी आपको जो है वो उसमें चीज़ों की ज़्यादा डिटेल मिल जाएगी जहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बीच में स्किप भी कर रहा हूँ। And then finally, for more rigorous stuff, we'll again refer to the machine learning for intelligent systems lectures by Professor Weinberger.
इनके लेक्चर 3 to 6 के अंदर ये सारी डिटेल्स हैं। कुछ प्रूफ्स वगैरह, कुछ डिटेल्स हम यहाँ से भी ले रहे होंगे। जिस वक्त मैं लर्निंग की बात करूँगा तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आई मे टीच यू टू लर्निंग एल्गोरिदम्स, जो कि बेसिकली बहुत ज़्यादा एक दूसरे से डिफरेंट नहीं है। इट्स एसेंशली द सेम थिंग हैपनिंग, बट जिस अंदाज से हम चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे हैं और डिटेक्ट कर रहे हैं वो थोड़ा सा इसमें आपको फ़र्क लगेगा। एंड आई वुड वांट कि आपको दोनों फ्लेवर्स इसमें मिलते रहें। एंड देन फाइनली जो है ये दिस इज़ द एक्चुअल पेपर परसेप्ट्रॉन्स के ऊपर 1969 का, जिसकी आगे जाकर हम आज बात करेंगे। दिस इज़ बाय द वे नॉट द ओरिजिनल पेपर व्हेन परसेप्ट्रॉन्स वर क्रिएटेड। दिस इज़ द वन विच एक्चुअली लेड टू किलिंग ऑफ एआई कंप्लीटली। वो जो एआई विंटर वाली हमने बात की थी और देन जो उसकी रिकवरी की हमने बात की थी सारी, वो अनइंटेंशनली शायद इस पेपर से चीज़ निकली थी। और वो ज़ोर वाली गुफ्तगू जो आज के इस लेक्चर में दोबारा आएगी भी। ठीक है जी, so let's move on. All right, so this is the first artificial neuron that was created. So this is the McCulloch Pitts neuron. ये दो लोगों ने मिलके बनाई है। अगली स्लाइड में मैं थोड़ी सी इसकी और डिटेल पे भी बात करूंगा, but look at the year. This is 1943. So um, this is the first neuron that we know of that was created. और जो इसमें गोल था वो ये था कि आप किसी तरह से बायोलॉजिकल न्यूरॉन जो हमारे दिमाग में होती है, आप उसकी फंक्शनैलिटी को मिमिक कर सकें। सो वेरी ब्रीफली, एंड बिकॉज ऑब्वियसली आई डू नॉट हैव द बैकग्राउंड टू कवर दिस इन एनी फॉर्म ऑफ डिटेल्स, आई एम नॉट अ मेडिकल डॉक्टर, बट एनी हाउ यहाँ पर सो दिस इज़ अ मॉडल ऑफ द एक्चुअल बायोलॉजिकल न्यूरॉन। सो इसके कुछ पार्ट्स को अगर हम देखें, सो द डेंड्राइट्स आर द वंस विच रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स। सो इसको सिग्नल्स मिल रहे हैं और न्यूरॉन से जो कि प्रोसेस हो रहे हैं यहाँ पर आकर सोमा के अंदर, एंड देन एक्सॉन्स जो हैं वो इसको आगे ट्रांसमिट कर रहे हैं, और साइनेप्सेस जो हैं वो इसके कनेक्शंस हैं बाकी न्यूरॉन्स के साथ, right? So this neuron receives information from other neurons, processes that information, and then forwards the output to other neurons, right? So if you have already at some point looked at neural nets, आपको बहुत चीज़ familiar लग रही होगी। सो न्यूरॉन्स जो कि कनेक्टेड हैं अदर न्यूरॉन्स के साथ अपनी आउटपुट पर भी और अपनी इनपुट के ऊपर भी। सो we have around 86 billion of these in our brains on average. So इसका नंबर भी आपको बड़े वेरिंग मिलेंगे, कहीं 100 बिलियन कहेंगे, कहीं कुछ और, कहीं इस तरह के क्लेम्स भी हैं कि the number of neurons in our head are more than the number of stars in the galaxy or something like that. But I don't think वो थोड़ी सी एक समझाने के लिए exaggeration है. I think there has been a recent paper जो कि ये average state कर रहा है 86 billion, and not that this is mainly related to the topic, it's just a side conversation आ गई और आप पढ़ेंगे जगह जगह, तो मैंने कहा मैं इस पे बात थोड़ी सी कर ही लूँ। द स्टार्स जिनसे वो कंपेयर कर रहे हैं दैट्स अराउंड 400 बिलियन, तो थोड़ा सा मतलब ऑब्वियसली कोई तीन 100 बिलियन का फ़र्क है, 300 बिलियन का, बट एनी हाउ I think it's enough to say that this is a very very large number of neurons in our head. So that I think is very clear, और इसमें कोई शुबा नहीं है. And these are interconnected, and there is a lot of parallel processing going on in our heads. The way a neuron works is that it gets activated. So असल में न्यूरॉन का काम ये है कि इसकी इनपुट्स इसके पास आ रही हैं, वो इनपुट्स एक खास पॉइंट तक पहुंचती हैं. दिस इज़ अ सिंपलिस्टिक डेफिनेशन. सो ऑब्वियसली इफ समवन नोज अबाउट न्यूरोबायोलॉजी तो उसको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वो लग रही होंगी, डाइल्यूट, या हो सकता है बहुत एक्यूरेट ना लग रही हों. दिस इज़ अ सिंपलिस्टिक डेफिनेशन फॉर अ कंप्यूटर साइंटिस्ट. सो इनपुट्स आ रही हैं और वो इनपुट्स एक ख़ास पॉइंट तक उनकी एग्रीगेशन पहुँचेगी, तब जाके ये न्यूरॉन फायर करेगी, ये न्यूरॉन एक्टिवेट होगी. जब ये एक्टिवेट होगी तो ये अपनी आउटपुट के ऊपर कुछ भेजेगी जो कि अगली न्यूरॉन्स को मिलेगा, और उससे उसके नतीजे में कैस्केड में वो एक्टिवेट होंगी जब उनकी थ्रेशोल्ड्स मीट होंगी. सो जो हमें यहाँ पर चीज़ नज़र आ रही है वो सेट ऑफ इनपुट्स हैं, एक एक्टिवेशन है जिसको हम अपनी ज़बान में एक्टिवेशन फंक्शन कहेंगे, जिसके बाद ये जिस थ्रेशोल्ड को क्रॉस करके ये न्यूरॉन एक्टिव हो जाती है और ये आगे पास कर देती है इन्फॉर्मेशन को, और वो इन्फॉर्मेशन फिर ये और इस तरह की बहुत सी न्यूरॉन्स अगली न्यूरॉन्स को, अगले लेवल ऑफ न्यूरॉन्स को पास करती हैं, जो कि फिर उस इन्फॉर्मेशन को एग्रीगेट करके एक्टिवेट होती हैं और आगे पास करती हैं, and so on and so forth. So that's the basic simplistic model of their simplistic description of the model of the biological neurons, जिसके ऊपर इन्होंने अपनी first artificial neuron को दिया था. All right. ये इन दोनों साहिबान के पूरे नाम हैं. इनमें से एक न्यूरो साइंटिस्ट थे और दूसरे लॉजिशियन थे जिन्होंने मिलकर ये प्रपोज की थी. एंड दिस वाज द मॉडल, वेरी सिंपल. सो यू हैव दीज n इनपुट्स x1 to xn,
and all of these are limited to boolean inputs. So 0 1 के अलावा आप कुछ नहीं भेज सकते. And you should remember this is 1943. So उस वक्त इस तरह की चीज़ बन रही है. बहुत बड़ी बात है कि हम ये assume करें कि real number input क्यों नहीं है और क्या नहीं है. But these were boolean inputs, and g is the function that accumulates these inputs, and then f is the function that is the output of these inputs. So अभी हम इसकी और डिटेल में जाते हैं. And the output is also boolean. So this is a boolean input boolean output machine. x1 to xn आपकी inputs हैं और ये सब की सब आपस में aggregate होती हैं. So g of x is essentially summation over all xi's. So आपके पास n boolean values आई हैं, उनकी समेशन हुई है जो कि मैक्सिमम ऑब्वियसली इस केस में n हो सकती है और मिनिमम ऑब्वियसली 0 हो सकती है. वो समेशन के ऊपर we have a thresholding function, और वो thresholding function हमने नीचे डिस्क्राइब किया हुआ है. So we are saying y is equal to f of g of x की जो आउटपुट आ रही है, जो नंबर आ रहा है वो यहाँ पे पास हो रहा है, और हमने उस पर रूल ये लगा दिया है कि there is a defined threshold theta. By the way यहाँ theta हम वेट के लिए यूज़ नहीं कर रहे, this is a threshold. So there is a threshold theta. अगर g की वैल्यू यानी ये सम अगर थीटा से बड़ा हो गया, लेट्स से मेरा थीटा था I don't know 50, so if n is greater than 50 or equal to 50, then the output would be 1, otherwise the output would be 0. ठीक है. So this is a very simplistic, very simple definition of a neuron. और यहाँ पर concept ये था कि पूरी तरह से mimic करने की कोशिश कर रहे थे the way the neurons work in our brains. So G aggregates the inputs, F makes the decisions. These thetas are all hand coded thresholds. ये खुद से आपने define की हुई हैं, physically define कर दी हैं. All xi's जो आपके x हैं वो सब binary inputs हैं और जो आपके y's हैं वो binary outputs हैं. ठीक है जनाब, I hope this is clear. और दिस इज़ अनदर वे इट इज़ यूजुअली रिप्रेजेंटेड. अगर यहाँ पे डायरेक्टली बाज़ दफ़ा थ्रेशोल्ड लिख दिया जाता है, ये नीचे अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो ये साइड पे आ गया है, तो ये दिस इज थीटा. अगर डायरेक्टली यहाँ मेंशन कर दें तो ज़रा ये पढ़ने में भी आसानी हो जाती है कि x1 से लेकर लेट्स से x3 हैं या xn जहाँ तक भी जा रहा है, उनका जो समेशन है वो थीटा के इक्वल या उससे बड़ा होगा, तो उस सूरत में ये y को 1 करेगा, अदरवाइज़ ये y को 1 नहीं करेगा. ठीक है जनाब. ऑल राइट. सो अब हम वेरी क्विकली कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिसके अंदर ये फर्स्ट एमपी न्यूरॉन जो है इसको उसका यूज़ हम देखते हैं कि किस तरह के कामों के अंदर इसको इनिशियली इन्विजन किया गया था, किस तरह के क्लासिफिकेशन टास्क्स में इसको इन्विजन किया गया था. तो यहाँ पर आप एक सिंपल बूलियन एंड फंक्शन देख रहे हैं, राइट. इफ़ यू रिमेंबर द ट्रुथ टेबल ऑफ द एंड फंक्शन आपको होपफुली याद होगा, लेकिन मैं टू इनपुट एंड फंक्शन का अगर जो है मैं यहाँ पर एक बना दूँ. सो लेट मी इन फैक्ट कॉल दिस x1 and x2, and then let me just call the output as y. So you have 0 0 0 1 1 0 and 1 1. तो आपकी आउटपुट इस केस में क्या होगी, मैंने ये उल्टा बनाया सॉरी, बट एनी हाउ यू गेट द आइडिया. सो इसकी आपकी आउटपुट इस केस में क्या होगी, एंड क्या करता है, एंड सिर्फ तब 1 देगा जब दोनों इनपुट्स 1 होंगी, अदरवाइज बाकी सारे केसेस के अंदर ये 0 आउटपुट देगा. ठीक है जनाब. सो दिस इज द एंड, और इसको आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं और ये आपके पास जो है ये x1 x2 आ रहा है. थ्रेशोल्ड हमने इसकी लगा दी 2 के ऊपर. दैट मीन्स कि अगर जो है इनका सम इक्वल टू ये ग्रेटर देन 2 होगा, ग्रेटर देन 2 तो हो नहीं सकता, इक्वल टू 2 होगा तो ये अपनी आउटपुट में 1 कहेगा, अगर 2 से कम होगा तो ये अपनी आउटपुट में 0 कहेगा. ठीक हो गया जी. सो x1 प्लस x2 समेशन i is equal to 1 to 2 xi greater than equal to 2. ये थ्रेशोल्ड डिफाइन कर दी. यहाँ पर इस डायग्राम को ज़रा समझ लें क्योंकि आगे मैंने आपको कुछ इसी लेक्चर में काम भी देने हैं जो इस डायग्राम पे बेस्ड होंगे. ये आपका x1 है, ये आपका x2 है, इन दोनों के अंदर आप देख रहे हैं. सो दिस इज द 0 0 पॉइंट व्हेन x1 x2 आर बोथ 0. दिस इज द 1 0 पॉइंट व्हेन x1 is 1 and x2 is 0. दिस इज x1 is 0 and x2 is 1, and this is when both are 1. और इन सब जगहों पर हमने ये पॉइंट्स लगा दिए हैं. सो दिस इज द ओनली पॉइंट जिसके ऊपर जो है हमारी आउटपुट 1 होनी चाहिए. सो बेसिकली जो आपकी डिसीजन बाउंड्री है वो ये डॉटेड लाइन से आपको नजर आ रही है. सो इस वक्त हमारा जो ये पॉइंट 1 1 है ये डिसीजन बाउंड्री के ऊपर है, और यहाँ पे हमने डिसीजन ये किया है कि डिसीजन बाउंड्री के ऊपर आने वाली चीज़ों को हम पॉजिटिव तरफ लेकर जा रहे हैं, यानी उनके ऊपर हम y को 1 कर रहे हैं. ठीक है. बाय द वे दैट्स आल्सो अ डिसीजन जो हम आगे जाकर देखेंगे कि हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. यहाँ पर एटलीस्ट हमने यही किया. अब आप बेशक वीडियो पॉज करें और जल्दी से और को अपने पास इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें. सो जस्ट टेक दी और फंक्शन और अपने तौर पर उसको इंप्लीमेंट करें. ठीक है. आई होप आपने पॉज किया, आपने इंप्लीमेंट किया. लेट्स मूव ऑन. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दिस इज़ योर और फंक्शन, और मैं एक दफ़ा इसको भी आप लोगों के लिए क्विकली बना देता हूँ. सो फॉर द और यू हैव योर x1 एंड यू हैव योर x2. सो 0 0 0 1 1 0 and 1 1, and your y would be 1 in these three cases and it would be 0 in
ओनली दिस केस 0 0 के केस में, ठीक है। सो दैट मीन्स कि हम अपना थ्रेशोल्ड अगर 1 पर रख दें, सिंपली हम ये कहें कि हमारी जो सम ऑफ दीज वैल्यूज है वो अगर 1 या 1 से बड़ा है तो हमारी आउटपुट 1 होनी चाहिए, अदरवाइज हमारी आउटपुट जो है वो 0 होनी चाहिए। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी डूइंग हियर। वी सी कि जी ये और ये वो वाला केस है जहाँ पे हमें 1 देना चाहिए, और ये वो वाहिद केस है जहाँ पे हमें 0 देना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब वीडियो पॉज करें और अपने तौर पर 3 इनपुट और को एक दफ़ा इंप्लीमेंट करके देखें, स्पेशली उसका जो राइट साइड पे ग्राफ है वो आप बनाने की कोशिश करें कि आपसे बनता है कि नहीं। सो दिस इज योर 3 इनपुट और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगेन 3 इनपुट और के केस में सिर्फ जो 0 0 0 वाला केस है, जब तीनों के तीनों 0 होंगे, जो सेंटर में आपको ये रेड डॉट नजर आ रहा है, सिर्फ ये 0 आउटपुट देगा, बाकी सब में 1 आउटपुट होगी। तो आपका थ्रेशोल्ड सेम रहेगा, 1 पे रहेगा। अगर आपका सम ऑफ 3 इनपुट्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो आपने आउटपुट में 1 कहना है। जो इस केस में प्लेन बनेगा, जो जो हाइपर प्लेन जो सेपरेट कर रहा होगा इस नेगेटिव एग्जाम्पल को पॉजिटिव एग्जाम्पल से, दैट वुड बी एक्चुअली अ प्लेन जो कि बेसिकली यहाँ पर होगा। मैं अभी आपको उसकी बेहतर विजुअलाइजेशन दिखाता हूँ। सो दिस इज व्हाट द प्लेन वुड लुक लाइक। यहाँ ये पूरा नहीं बना हुआ प्लेन, खाली जो है वो डायमेंशंस के अंदर बनाया हुआ है, बट यू कैन ऑलवेज एक्सटेंड इट ऑन ऑल साइड्स टू इन्फिनिटी, बट दैट्स योर डिसीजन बाउंड्री। और वो जो पीछे छुप गया है वो है जिसमें आप 0 दे रहे हैं। ऑब्वियसली आप डिफाइन जब भी करते हैं आप सिर्फ 1 वाले केस को डिफाइन कर देते हैं। सो ये 1 वाला केस डिफाइन हुआ हुआ है कि इन तमाम केसेस में हमारी आउटपुट जो है वो 1 होगी, ठीक है जी। ऑल राइट, नाउ ये बन तो गई, ये पहली न्यूरॉन बन गई, आर्टिफिशियल न्यूरॉन बन गई। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस थी ऑब्वियसली, मतलब 1940s तो लिमिटेशंस होनी चाहिए भी थी। सो द लिमिटेशंस इंक्लूडेड कि आपकी इनपुट्स जो हैं वो बूलियन हैं, आपकी आउटपुट बूलियन है, आपके जो थेटास हैं, जो थ्रेशोल्ड्स हैं जिसको हमने थेटा कहा था, वो सारे के सारे हैंड कोडेड हैं। सो आप खुद डिफाइन कर रहे हैं बैठ के पूरा उसको कि जी आपके थेटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए। एंड देन ऑल ऑफ योर इनपुट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि ऑल इनपुट्स आर बॉर्न इक्वल। तो एंड दैट्स यूजुअली नॉट द केस। फॉर एग्जांपल आप एक इमेज क्लासिफाई कर रहे हैं ह्यूमन वर्सेस कैट, और आप नंबर ऑफ लेग्स को उतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं जितनी नंबर ऑफ ईयर्स को दे रहे हैं। नंबर ऑफ ईयर्स इज प्रॉब्ली नॉट इंपॉर्टेंट, and number of legs is very important. So how do you define that? आप इस वाली पर्टिकुलर केस में आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि एक फीचर को बीच में से खत्म कर दें अगर वो इंपॉर्टेंट नहीं। बट व्हाट इफ इट्स स्लाइटली इंपॉर्टेंट, इफ इट इज लेस इंपॉर्टेंट, और दूसरा फीचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि जी टेक्सचर ऑफ द स्किन, ह्यूमन वर्सेस कैट के उसमें जो है वो टेक्सचर ऑफ द स्किन एक फीचर है, लेकिन वो हमारा तस्वीर में कितना अच्छा आता है कितना नहीं आता हमें मालूम नहीं है। सो पूरी सफ़ेद या पूरी जो है वो ब्राउन बिल्लियाँ भी हो सकती हैं। और या टेक्सचर और कलर अगर आप बात कर रहे हो, तो टेक्सचर ऑफ द स्किन इज इंपॉर्टेंट बट नॉट वेरी हेल्पफुल। बट नंबर ऑफ लेग्स इज वेरी टेल टेल फीचर कि जी 4 टांगों वाला इंसान नहीं होगा, 4 टांगों वाली बिल्ली होगी, राइट। तो इस तरह की चीज़ों की इंपॉर्टेंस, म्यूचुअल इंपॉर्टेंस को कैसे इंडिकेट किया जाए, तो चीज़ें जो हैं वो यहाँ नहीं हो सकती थी। एंड देन ऐसे फंक्शंस के क्या करें जो लीनियरली सेपरेबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने आपसे अभी एंड और इंप्लीमेंट करवाया था, आप ज़रा अपने तौर पर कोशिश करें ज़ोर के ऊपर एमपी न्यूरॉन के थ्रू क्लासिफिकेशन करने की, और कर लें, अभी पॉज करके कर लें, क्योंकि आगे जाकर जब ये एमपी न्यूरॉन से क्या अगला वर्जन आएगा और उससे हम ये करवाने की कोशिश करेंगे तो हम देखेंगे कि कितना मसला पड़ेगा, ठीक है। तो ये मसाइल की बेसिस पर in 1958, Frank Rosenblatt, I think he was from Cornell, and he was an American psychologist. He proposed the perceptron model. So that was the logical next step of the first MP neuron. और यहाँ पे इन्होंने जो मेन एडिशन की वो ये की कि उन्होंने वेट्स डाल दिए जो मल्टीप्लाई होते थे इनपुट्स के साथ। तो इनपुट्स अब वेटेड हो सकती हैं, उनकी वैल्यूज, उनकी इंपॉर्टेंस डिफरेंट हो सकती है। थ्रेशोल्ड्स, जो थ्रेशोल्ड्स को लर्नेबल कर दिया, और रियल नंबर इनपुट्स अलाउ कर दी। ये सब कुछ करने से वी गॉट what we call the perceptron. So this is your perceptron. Your inputs x1, x2, x3 up to xn, and your weights w1, w2, w3 up to wn. So this image is from the Minsky and Pepper 1969 paper. इसकी बात अभी करते हैं. And then your output y is again a boolean output, जो कि yes no के केस में आपको आंसर कर रही है. So it's again a boolean output. ठीक है, ये अभी हमें 0 1 दे रही है। सो क्या मेजर चेंजेस हुई हैं? वेट्स एसोसिएट हो गए सारी इनपुट्स के साथ, तो अब हम वेट्स के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं कि x1 की कितनी इंपॉर्टेंस है, x2 की, x3 की कितनी है। बूलियन इनपुट्स पे अब कोई चीज़ बेस ये वो नहीं रही, मस्ट नहीं रहा, अब आपकी इनपुट्स रियल नंबर हो सकती हैं।
और देन आपका जो जो लर्निंग मैकेनिज्म अब आप यूज़ करते हुए अपने वेट्स को और थ्रेशोल्ड्स को, दोनों चीज़ों को, सो योर वेट्स एंड योर थ्रेशोल्ड्स थीटा, वेट्स में आप डब्ल्यू से यूज़ कर रहा हूँ, थ्रेशोल्ड्स थीटा से, सो आप वेट्स और थ्रेशोल्ड्स को आप ट्रेन कर सकते हैं। ये नई चीज़ हमारे पास परसेप्ट्रॉन के अंदर आ गई। अच्छा जनाब, सो लेट्स लुक एट इट इन लिटिल बिट मोर डिटेल। इस पॉइंट पे आपके जहन में ये सवाल आ रहा होना चाहिए कि ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है यहाँ तक जैसा कि हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरह की बातें यहाँ पे लग रही हैं, उसमें भी यही सब कुछ हो रहा था, तो बिल्कुल आपका जहन सही डायरेक्शन में जा रहा है, इसी तरह सोचते रहें। इस वीडियो के आखिर में विल बी आंसरिंग दैट क्वेश्चन कि देन व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू, उसमें क्या था और इसमें क्या है, और दोनों में से ज़्यादा हमें क्या बेहतर लगता है और कब और क्यों, ठीक है। So this is now the mathematical description of your perceptron. So on the left you see the inputs x1 up to xn and then the weights w1 to wn. ये आपके दो, आपको याद होगा कि हम हमेशा इनको वेक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. So this is our input feature vector and this is the vector of weights जो हमारे parameters का vector है, right? And this is the output y. So y is equal to 1 if I summation I 1 to n wi into xi is greater than or equal to theta, ठीक है, and it is equal to 0 if this summation is less than theta. So for example मेरे पास ये दो features हैं x1 and x2 और मैं उसके ऊपर मैंने डिफाइन किया और मेरी ये पॉजिटिव एग्जांपल्स हैं जो प्लस बने हुए हैं और ये नेगेटिव एग्जांपल्स हैं जो माइनस बनी हुई हैं. सो आइडियली व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज अ हाइपरप्लेन शोन इन दिस ब्लू, दिस हाइपरप्लेन जो कि डिफाइन होगा, अगर आपने रिवीजन की वीडियो देखी है तो ये हाइपरप्लेन डिफाइन होगा दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट से, द प्रोडक्ट ऑफ द वेट वेक्टर द डब्ल्यू आईज, राइट, विच इज परपेंडिकुलर to this plane, to this hyperplane. In this case it's two dimensions so your hyperplane is a line, so this is perpendicular to the line. और आपने रिवीजन के लेक्चर में देखा होगा कि हमने किस तरह से एक लाइन को ब्रेक किया था दो वेक्टर्स के अंदर. अगर अब आपको लग रहा है कि ये चीज़ कंफ्यूजिंग है आपके लिए और आपने रिवीजन लेक्चर नहीं सुना है तो आई वुड रिकमेंड इट्स अ शॉर्ट लेक्चर, जस्ट गो बैक एंड वॉच द 004 001 लेक्चर. उसके अंदर मैंने ये क्लियरली डिस्क्राइब किया है कि किस तरह से एक लाइन और प्लेन और हाइपरप्लेन्स नॉर्मल डॉट प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल्स एंड a vector on that hyperplane के साथ रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है जी. तो ये हमारे पास अब दो वेक्टर्स आ गए जिससे ये completely, और because x is already known, these are the inputs, so w is the only, the normal vector is the only thing which is defining this hyperplane at this point. So this hyperplane is completely defined by this vector w, right? अच्छा जनाब, so everything where the summation I1 to n wi xi is less than theta, वो इस साइड के ऊपर, लेफ्ट साइड पे, नेगेटिव साइड के ऊपर आ रही है. wherever it is greater than or equal to theta, तो ये राइट साइड के ऊपर यानी इसके ऊपर की साइड पे जा रही है, पॉजिटिव साइड पे जा रही है. बट नाउ here's my question to you, what happens when wi xi is equal to theta? और पॉज कर लें बेशक इस पॉइंट पे. So when wi xi is equal to theta, you're essentially on the line. So अगर आपको पिछली वीडियो से याद हो, wi xi minus theta is equal to 0 is the equation of this line basically. So अब जो भी पॉइंट उसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, इक्वल टू थीटा के ऊपर आ रहा होगा, यानी कि जीरो के इक्वल हो रहा होगा, वो लाइन के ऊपर लाई कर रहा होगा, हाइपरप्लेन के ऊपर लाई कर रहा होगा, राइट. तो अब उस पॉइंट के बारे में फ्रेंकली हमारे पास, अनलेस कि अगर आप वो खाली एंड और वाली एग्जांपल ज़हन में रखें, अदरवाइज हमारे पास कोई ऐसा रीज़न नहीं होता क्लासिफिकेशन में कि अगर बाउंड्री के ऊपर कोई चीज़ आ रही है तो उसको दाईं तरफ भेजें या बाईं तरफ भेजें, उसे नेगेटिव कहें या पॉजिटिव कहें. तो उस केसेस में कई तरीके होते हैं. एक तो ये कि आर्बिट्रेरली डिसीजन आप ले लें कि जी प्रॉबिलिटी बहुत कम है लाइन के ऊपर आने की, तो हम ये कहते हैं कि हम उसको इसी तरह से ग्रेटर देन इक्वल टू कर देते हैं. एक ये तरीका है, यू जस्ट डिसाइडेड कि एक साइड पे हो जाएगा, उससे एरर भी आएंगे और उससे सही भी होंगी चीज़ें. दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर उसके ऊपर आ जाए तो आप रैंडमली डिसाइड कर लें कि आपने उसे नेगेटिव की साइड पे भेजना है कि पॉजिटिव की साइड पे. इससे क्या होगा कि आपके जो उसके नतीजे में जितने एरर्स आएंगे वो एटलीस्ट बैलेंस्ड होंगे नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में. तो कर आप दोनों काम सकते हैं. इस स्लाइड के ऊपर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू यूज़ कर रहा हूँ. अगली स्लाइड के ऊपर मैं आपको थोड़ा सा शो करूँगा कि अगर हम ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह खाली ग्रेटर देन यूज़ करें और थीटा की खास वैल्यू फिक्स कर लें तो उससे हमारी कैलकुलेशंस थोड़ी सी और आसान हो जाती हैं, ठीक है जी. अच्छा, आपने ये पहले जो मेरे साथ लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ा है उसमें आपने देखा था कि हम थीटा को दूसरी साइड पर ले आते हैं, इसको इस तरह से लिख लेते हैं और उसके बाद हम ये कहते हैं कि यार ये थीटा ऐसे ही साथ से अलग सा चल रहा है जो हमारा बायस है. अगर आपको वो वाली डिस्कशन सारी लीनियर रिग्रेशन वाली याद हो तो वी यूज टू कॉल दिस थीटा एज द बायस, जो कि हमारा इंटरसेप्ट भी था और हमने इसकी सारी इंटरप्रिटेशन देखी थी ये क्या होता है क्या करता है. तो इस थीटा को हम जो अलग से साथ साथ लिए फिरे अपने पूरे मैथ्स में, इसको किसी तरह से wi xi के वेक्टर्स में एब्जॉर्ब कर लें. तो उसका आसान सा तरीका ये निकला था कि हम ऐसा कहते हैं, हम ये करते हैं
कि हम सिंपली यहाँ पर अपने वेक्टर का साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारा जो W नॉट है, जो फर्स्ट वेट है, वो हमारा थीटा है, और हमारा जो फर्स्ट वैल्यू ऑफ द फीचर है वो 1 है। सो दैट्स लाइक अ कांस्टेंट 1 फीचर जो हमने डाल दिया था। आपको याद होगा ये चीज़ हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन में काफ़ी तफसील से की थी, और इसके नतीजे में क्या होता है कि वो बीच में एब्जॉर्ब हो जाता है। इसकी ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन भी है थोड़ी सी, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हों तो वाइनबर्गर की जो लेक्चर नोट्स हैं, जिसका मैंने लिंक शुरू में डाला हुआ है, उस पर जाकर आप देखेंगे तो लेक्चर नोट्स में उन्होंने थोड़ा सा इसकी ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन एक्सप्लेन की हुई है कि एसेंशली बात वही रहती है, हो यही रहा है, थीटा काम वही कर रहा है जो पहले कर रहा था, लेकिन अब करने का तरीका थोड़ा सा बदल गया। अगर इस तरह से करेंगे तो यू एसेंशली एडेड अ न्यू डिमेंशन, लेकिन वो नई डिमेंशन अब आपको अलाउ कर रही है कि आपका जो जो नॉर्मल है वो ओरिजिन से गुजरना जरूरी नहीं, राइट। ये आपने सिर्फ एक चीज आसान कर दी है यहाँ पे कि आपका वेट वेक्टर का ओरिजिन से पास होना जरूरी नहीं रह गया। ठीक है जी, ये सिर्फ एक चीज़ है, लेकिन खैर अगर आप उस तफसील को नहीं भी उसमें पढ़ना चाहते तो बस यही समझ लें कि हमने थीटा को जो है वो एब्जॉर्ब करवा दिया अपने वेक्टर्स के अंदर, और दैट्स इट, दैट्स दैट। वो थीटा अभी भी मौजूद है, वो अभी भी वही काम कर रहा है जो वो काम पहले कर रहा था, कि हमारा जो हाइपरप्लेन है उसको ओरिजिन के अलावा कहीं और पर प्लेस करके भी घुमाया जा सकता है। अगर आपको याद हो, आपने वहाँ पर लॉजिस्टिक रिग्रेशन में सीखा था कि इस हाइपरप्लेन को रोटेट करके और शिफ्ट करके हम किसी तरह से अपनी लीनियरली सेपरेबल एरिया के ऊपर आने की कोशिश, यानी उस बाउंड्री पे आने की कोशिश करते हैं जो कि सेपरेट कर रही हो हमारी पॉजिटिव एग्जांपल्स को नेगेटिव एग्जांपल से। ठीक है, वही काम हम यहाँ पर कर रहे होंगे। अभी तक हम वही वैसी ही बातें कर रहे हैं जैसी हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन में कर रहे थे, विद वन मेजर डिफरेंस। वो मेजर डिफरेंस होपफुली आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि यहाँ पर कोई सिग्मॉइड स्क्विशिफायर हमने नहीं लगाया। यहाँ डिसीजन बाउंड्री हमने सिर्फ लगा दी है उस लीनियर इक्वेशन के ऊपर, डब्ल्यू आई एक्स आई प्लस बी या माइनस थीटा, या उसको आप पूरा डब्ल्यू आई एक्स आई कह दें, उस लीनियर कम्बिनेशन के ऊपर आपने लगा दी है कि ये जीरो से बड़ा है तो एक साइड पे है और जीरो से छोटा है तो दूसरी साइड पे। तो ये जो आपने चीज की है ना कि यहाँ पर कोई स्क्विशिफायर यूज नहीं किया है, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन। वहां पर आपके पास जो है वो एक सिग्मॉइड फंक्शन था जो कि खास अंदाज से आपकी सारी की सारी इनपुट्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, जो आपकी सारी सारी आउटपुट्स थी, सॉरी, उनको वो मैप कर देता था बिटवीन वन एंड माइनस वन, राइट। तो वो फर्क है जो उसमें और इसमें आपके पास हुआ। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अच्छा जनाब, ये वो दूसरी चीज़ है जिस तरह से मैं आपको ये चाह रहा था आप एक दफ़ा देख लें। अगर आप थीटा को जीरो के ऊपर फिक्स कर दें, आप ये कह दें कि जी मेरा थीटा हमेशा जीरो होगा, मेरी थ्रेशोल्ड जीरो होगी, आपने बाकी जो कुछ भी करना है अपने वेट्स वगैरह को ट्रेन करें, थ्रेशोल्ड को ना छेड़ें। ये बेसिकली वही तरीका है जो हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी किया था कि थीटा को 0.5 पे फिक्स कर दिया था, डिसीजन बाउंड्री को फिक्स कर दिया था, और उसके बाद कहा था कि अब अपने वेट्स के हिसाब से इससे आगे पीछे मूव करवाएं। तो देन your decision, your h of xi, इसके बारे में जो डिसीजन है, is essentially equal to the sign of this thing। जो इसका साइन आ रहा होगा, यानी देखें ना, या ये ग्रेटर देन जीरो होगा या ये लेस देन जीरो होगा। अब आप यही कह रहे हैं ना कि योर w ट्रांसपोज xi प्लस थीटा ग्रेटर देन जीरो, और दूसरा है जी डब्ल्यू टी एक्स आई प्लस थीटा लेस देन जीरो। यहाँ पर बाय द वे मैं जो इक्वल टू जीरो वाला केस है ना, उसको मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि वो बाउंड्री के ऊपर आ रहा है, और इसीलिए मैंने यहाँ पर भी इसको ऐसे ही डिफाइन किया और यहाँ पर भी। आई वॉन्टेड यू टू सी कि जी ये भी एक अंदाज है जो आपको बुक्स में मिलेगा, जहाँ पे सिर्फ ग्रेटर और लेस की बात हो रही है, इक्वल टू बाउंड्री की बात नहीं हो रही है। और पिछली स्लाइड पे मैंने ये डिस्कस कर लिया है कि उसको डील किस तरह करते हैं, राइट। सो जब ये ग्रेटर देन जीरो होगा तो इसका साइन पॉजिटिव होगा, और जब ये लेस देन जीरो होगा तो इसका साइन नेगेटिव होगा। तो देन योर डिसीजन इज एसेंशली जस्ट कि इसका साइन क्या है। ठीक है, एक तो ये आसानी हो गई, और दूसरी चीज़ ये है कि आप ये यही वो जो हम पिछली साइड पे देख के भी आए हैं कि हम इस थीटा को एब्जॉर्ब करवा के तो इस पूरी चीज़ को सिंपली ये बना सकते हैं। सो यू जस्ट लुकिंग एट द साइन ऑफ this weighted expression on xi, this weighted combination, weighted linear combination of your features, और उसके आप साइन को देख के बता सकते हैं कि मेरा डिसीजन जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मेरा डिसीजन जो है वो एक क्लास के बारे में, एक क्लास पर है, ये दूसरे पर है। ठीक है, और इससे हमें एक आसानी और भी मिल जाती है कि जहाँ कहीं हम इफ़ लगा के चेक किया करेंगे ना कि हमारा डिसीजन हमारी टेस्ट डेटा से मैच कर रहा है, यानी जो लेबल हमारी टेस्ट डेटा का हमारे पास मौजूद है, जो गोल्ड लेबल है, उससे मैच कर रहा है या नहीं, तो वो भी बड़ा आसान हो जाएगा। हम उसमें सिंपली ये करेंगे, सो yi इज द ट्रू लेबल जो आना चाहिए था, एंड wtxi इज द हाइपोथेसिस जो कि हमने इसके बारे में प्रोड्यूस किया है। सो दिस इज व्हाट वी थिंक द लेबल इज एंड दिस इज व्हाट द लेबल एक्चुअली इज। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी ये दोनों चीज़ों का प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन जीरो, तो देन xi इज क्लासिफाइड करेक्टली। अब अगली लाइन पढ़ने से पहले अपने आप को कन्विंस करें कि ये कैसे होगा। सो एसेंशली हो सिर्फ ये रहा है कि
दो पॉसिबिलिटीज कि वाई आई इज ग्रेटर देन जीरो एंड डब्ल्यू टी, यानी जो असल लेबल था ग्रेटर देन जीरो था और जो आपने लेबल इसका हाइपोथेसाइज किया वो ग्रेटर देन जीरो था। दैट मीन्स कि जब ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई होंगी तो आंसर ग्रेटर देन जीरो होगा। या वाई आई लेस देन जीरो था और आपने जो हाइपोथेसाइज किया वो भी लेस देन जीरो था, तो दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो वो प्रोडक्ट अगेन ग्रेटर देन जीरो होगा, -1 प्लस वन आ जाएगा, राइट। तो इसका मतलब है कि दोनों सही केसेस में व्हेन आपका आंसर और जो उसका सही लेबल था मैच कर गए हैं, ये वाली चीज ट्रू होगी, ठीक है। और ये चीज सिर्फ तब फॉल्स होगी जब लेबल नेगेटिव था और आपने पॉजिटिव प्रेडिक्ट किया, या लेबल पॉजिटिव था और आपने नेगेटिव प्रेडिक्ट किया, ठीक है। तो ये थोड़ी सी आसानी है। जब मैंने आपको कहा था ना कि मैं आपको दो लर्निंग एल्गोरिथम सिखाऊंगा, उसमें एक के अंदर हमने ये कंडीशन लगानी है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। तो दे विल बी द फर्स्ट लर्निंग एल्गोरिथम एंड देन विल लुक एट अनदर लर्निंग एल्गोरिथम व्हिच इज अ लिटिल बिट सिंपलर, या लिटिल बिट ज़्यादा यूं कहें कि एलिगेंट अंदाज में लिखा हुआ है दूसरे से, ऑल्दो कि दोनों इसेंशली काम एक कर रहे हैं। जो उनका असल काम है, कोर है, उसमें कोई फर्क नहीं है। होपफुली व्हेन विल गेट देयर you'll अंडरस्टैंड दैट। अच्छा जनाब, अब हम ऐसा करते हैं कि इसी को यूज़ करते हुए, परसेप्ट्रॉन को ही यूज़ करते हुए कुछ फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो और तो आपको याद होगा अभी एमपी न्यूरॉन से जो हम उसमें करके आए हैं। अब उसी और को मैं तो बल्कि रिकमेंड ये करूँगा कि आप वीडियो की लेफ्ट साइड को छुपा दें और अपने कागज़ के ऊपर जो है ना, और जो बनाया हुआ था आपने, उस और को ज़रा खुद से परसेप्ट्रॉन की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करें। सो होपफुली आपने ये ट्राई किया है। होपफुली आपने इस ट्रुथ टेबल के लिए देख लिया होगा कि यहाँ पर आपके पास जो है वो, इस केस में आपका आंसर, फर्स्ट केस में सिर्फ आपका आंसर जीरो होना चाहिए, बाकी सारे केसेस में जो आपका आंसर है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, यानी ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगा तो तभी आपका आउटपुट जो है वो वन होगा। हमने वन आउटपुट देना है इन तमाम केसेस के अंदर एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट एंट्री इन द ट्रुथ टेबल। सो यू कैन सी इन दीज एक्सप्रेशंस कि हमने इसको सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद इस पॉइंट पे हमारे पास ये तीन चीजें आ गई हैं। सो ये चार चीजें आ गई हैं कि W नॉट इज लेस देन जीरो, W2 is greater than negative W naught, W1 is greater than negative W naught, and W1 plus W2 is less than is greater than minus W0। ठीक है, तो अब इस पूरी चीज को सॉल्व आप बहुत सी वैल्यूज से कर सकते हैं। इज नॉट जस्ट वन पॉसिबल सोल्यूशन, देयर आर मेनी पॉसिबल सॉल्यूशंस। तो आप उनमें से किसी एक सोल्यूशन को यहाँ पे लिख लें, दिस इज वन दैट जस्टिफाइज इट, और वो लाइन लगा दें तो दिस सॉल्व्स इट, राइट। एंड यू विल फाइंड मेनी अदर सॉल्यूशंस। सो और तो सॉल्व हो गया। अब अपने तौर पर जरा कोशिश करें एंड को सॉल्व करें, इसकी मदद से करके देखें। वीडियो पॉज कर लें, इससे एंड को सॉल्व करें, राइट। और जब उसको कर लें तो अब जरा जोर को सॉल्व करें। अब जरा जोर की बात करते हैं। सो नाउ ट्राई टू सॉल्व द जोर फंक्शन यूजिंग दिस सेम द परसेप्ट्रॉन। अच्छा जनाब, आई होप कि आपने ट्राई किया, और आई होप कि मैं ये जो आपको साथ डेवल दिखा रहा हूँ इसके ऊपर बना हुआ, ये रमज़ान में आपको देख के बुरा नहीं लग रहा होगा कि मैंने आपका शैतान आज़ाद कर दिया है। तो मशीन लर्निंग इसीलिए पढ़ाने आए थे कि रमज़ान में आके तो शैतान को खोल दें। सो बट या दिस इज this slide is actually showing you something which has a big historical significance. This is what वो जो मिन्स्की एंड पैपेट का जो पेपर है उसमें उन्होंने मेन जिस चीज़ को पकड़ा था वो ये मसला था। They analyzed very carefully the perceptron and its limits and how it works. और उसके बाद उन्होंने ये जोर फंक्शन खोद के निकाला कहीं से, और उन्होंने कहा कि जी ये तो नहीं हो रहा परसेप्ट्रॉन से सॉल्व। और अगर आप गौर करें, अगर आप यहाँ पर देखें, जब इसको आप सॉल्व करते हैं, पहली चीज़ तो ये है कि ये एक नेगेटिव एग्जाम्पल यहाँ पड़ी हुई है और एक नेगेटिव एग्जाम्पल यहाँ पड़ी हुई है, और दो पॉजिटिव एग्जाम्पल्स बीच में पड़ी हुई हैं। तो मैं किसी भी अंदाज से कोई सीधी लाइन नहीं खींच सकता जो कि इन पॉइंट्स को नेगेटिव और पॉजिटिव में अलग कर दे। पहली चीज़ तो अपने आप को इस पर कन्विंस करें ग्राफिकली कि ये लीनियरली सेपरेबल डेटा नहीं है। उसके बाद मैथमेटिकली अपने आप को कन्विंस करें कि ये जो आपने लेफ्ट साइड के ऊपर चीज़ें निकाली हैं ये एक दूसरे से मैच नहीं कर रही। आप कह रहे हैं W2 भी माइनस W0 से बड़ा है और W1 भी माइनस W0 से बड़ा है, लेकिन W1 प्लस W2 इज लेस देन माइनस W0। सो दीज थ्री डू नॉट गो टुगेदर, ठीक है, एंड इनफैक्ट दीज फोर डू नॉट गो टुगेदर। तो इनके अंदर आपको मसला नजर आ रहा है कि ये आप नहीं जस्टिफाई कर सकते, ये आप नहीं क्रिएट कर सकते, राइट। सो द फोर्थ इक्वेशन कॉन्ट्राडिक्ट्स द सेकंड एंड द थर्ड इक्वेशन। देयर आर नो परसेप्ट्रॉन सॉल्यूशंस फॉर नॉन लीनियरली सेपरेटेड डेटा, ठीक है। सिंगल परसेप्ट्रॉन के सॉल्यूशंस नहीं है। यहाँ मैं ये जरूर वाजे कर दूं, एक परसेप्ट्रॉन से ये मसला नहीं सॉल्व होता है, कोई सिंगल परसेप्ट्रॉन के सॉल्यूशंस मौजूद नहीं है। एक परसेप्ट्रॉन से मसला सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो क्या कम्बिनेशन से हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। मल्टीपल परसेप्ट्रॉन्स लगा के ये मसला जरूर सॉल्व हो जाएगा। 3 परसेप्ट्रॉन से ये मसला सॉल्व हो जाएगा, एक से नहीं हो रहा सिर्फ, ठीक है। और वो चीज़ बड़ी करीब अब आ गई है, न्यूरल नेट्स बहुत जल्दी एक्सप्लोर करने वाले हैं, राइट।
उसके बाद ये जो चीज़ थी, सिंगल परसेप्ट्रॉन कैन लर्न टू सेपरेट द डेटा दैट आर नॉन लीनियर इन नेचर, ये जो बुक थी मिन्स्की एंड पैपर्ट की, जिसका मैंने लिंक भी आपको शुरू में दिया 1969 की, उसमें ऑथर्स ने इम्प्लाई किया था कि since a single artificial neuron is incapable of implementing some function such as the XOR logical function, such a simple function, तो larger networks also have similar limitations. उन्होंने ये assume किया कि limitation आगे भी चलेगी, ये उन्होंने imply किया, और therefore ये पूरा मौजू ही ड्रॉप कर दें, छड्डो पर इस काम को, काम ही नहीं है किसी काम का। तो एंड दैट वाज वन ऑफ द थिंग्स, मैंने आपको याद होगा उस वक्त हिस्टोरिकल एनालिसिस में बताया था कि काफ़ी चीज़ें थी जिसकी वजह से एआई इवेंट स्टार्ट हुआ था, बट दिस इज़ बाय फार द मोस्ट प्रोमिनेंट वन, दिस दैट इज़ ऑफन कोटेड, कि जी यहाँ से सारा मसला शुरू हुआ, यहाँ के बाद वो अगले कई साल थे जिसमें सारी फंडिंग बंद हो गई और सारा जो है वो स्पॉन्सर्स ने इंटरेस्ट छोड़ दिया एआई के अंदर, यहाँ तक कि फिर दोबारा ये एमएल के टाइटल के अंदर ये चीज़ दोबारा आना शुरू हुई और नए सिरे से फिर इसका री इमर्जेंस हुई, and instead of mimicking human beings, it just started looking into creating better machines that could use statistical processes to learn from data. ठीक है, तो वो आपको याद होगा सब। And then obviously ये जो आखिरी लाइन में आप देख रहे हैं कि later research on three-layered perceptrons showed that how to implement such functions, और उसके जो है वो ये पूरी की पूरी टेक्निक ही ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, इसको फिर भी सॉल्व किया जा सकता है, और सॉरी मैंने शायद पीछे 3 perceptrons कहा था, सो 3-layered perceptron से हम इस मसले को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जनाब, आगे चलते हैं। सो ये परसेप्ट्रॉन के बारे में अब तक हमारा कंक्लूजन है कि परसेप्ट्रॉन सेपरेट्स द इनपुट स्पेस इनटू टू हाफ्स, द पॉजिटिव हाफ एंड द नेगेटिव हाफ। ठीक है, ये आपको इससे भी याद आ रहा होगा कि जो मैंने आपको अभी इंट्रोडक्टरी जो रिवीजन वीडियो कराई है उसके अंदर मैंने आपको ये शो किया था कि योर हाइपरप्लेन सेपरेट्स योर होल स्पेस इनटू टू सब स्पेसेस, एक नेगेटिव साइड का और एक पॉजिटिव साइड का, ये वही चीज़ यहाँ पे हो रही है, तो दैट मीन्स कि वो दोनों गुफ्तगू होपफुली आपके जहन में अब कन्वर्ज हो रही होंगी। ऑल द इनपुट्स दैट प्रोड्यूस ट्रू लाई ऑन वन साइड, आप देख के आए, all the inputs that produce false lie on the other side. A single perceptron can only be used to implement linearly separable functions, जैसा कि बिल्कुल ये MP न्यूरॉन में था, तो ये चीज़ नहीं improve कर सकी perceptron भी। The differences are that the inputs can be assigned different importance, the weights and the thresholds can be learned, and the inputs can be real numbered values. ठीक है जनाब, अब क्वेश्चन ये है कि ये कितना बड़ा मसला है। अब जब आ ही गए यहाँ पर और परसेप्ट्रॉन तक भी पहुंच गए हैं, तो क्या लीनियर सेपरेबिलिटी कितना बड़ा मसला है। एक चीज़ मैं और वाजे कर दूं कि जब मैंने आप लोगों को पहली दफ़ा लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ाई थी तो मैंने लीनियर सेपरेबिलिटी बायस वेरिएंस पे बहुत डिस्कशन की थी, वो चीज़ें मैं यहाँ रिपीट नहीं कर रहा। आई एम एज्यूमिंग कि वो सब आपको ऑलरेडी मालूम है, तो दोबारा मैं उस पर आपका और अपना टाइम नहीं लगाऊंगा। वो चीज़ें उसी तरह जहन में रखिएगा कि फिर इस तरह के मॉडल की बायस क्या होती है, क्या कम होती है, क्या ज़्यादा होती है, क्या KNN की बायस ज़्यादा है या इसकी बायस ज़्यादा है, क्या KNN की वेरिएंस ज़्यादा है व्हेन K अप्रोचेस टू अ बिग नंबर, या इसकी वेरिएंस ज़्यादा है व्हेन K इज़ अ स्मॉल नंबर, तो तब दोनों में क्या कंपैरिजन है। तो ये सारी चीज़ें आपके जहन में खुद से अब आ रही होनी चाहिए, एंड यू शुड बी लुकिंग फॉर द आंसर्स टू दीज, थिंकिंग अबाउट द आंसर्स टू दीज ऑन बाय योर ओन सेल्फ। अच्छा जनाब, तो ये अब लीनियर सेपरेबिलिटी के मसले का क्या करें। एक लेक्चर आप लोगों ने जो माजी में पढ़ा है मुझसे, वो कर्स ऑफ डिमेंशनैलिटी था। जो चीज़ वहाँ कर्स थी वो यहाँ एक ब्लेसिंग बन के आएगी, और वो चीज़ मैं अभी पूरी डिटेल में डिस्कस नहीं करने लगा, मैं सिर्फ उसकी तरफ हिंट करूंगा, और ये शायद जब हम आगे SVM पढ़ेंगे, विल जस्ट डू 1 or 2 इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स ऑन सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, तो सपोर्ट वेक्टर मशीन्स में हम इस बात को दोबारा देखेंगे कि लीनियर सेपरेबिलिटी कभी कभी बड़े इंटरेस्टिंग तरीकों से अचीव की जा सकती है। सो यहाँ पर आपको कुछ डेटा नजर आ रहा है, जो रिंग से बाहर के पॉइंट्स हैं ये एक क्लास के हैं, जो रिंग के अंदर के पॉइंट्स हैं ये ब्लू हैं, ये दूसरी क्लास के। ये डेटा लीनियरली सेपरेबल नहीं है, यू कैन नॉट ड्रॉ अ हाइपरप्लेन इन 2 डायमेंशंस। यहाँ पर 2 डायमेंशंस है ना, तो हाइपरप्लेन लाइन होगी, यहाँ कोई लाइन नहीं लगाई जा सकती जो इस डेटा को दो हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दे। कोई ऐसी लाइन नहीं मुझे मिल सकती जो ये काम कर सके, राइट। ये लीनियरली सेपरेबल डेटा नहीं है, इसीलिए रिंग लगाया भाई, ये रिंग सेपरेट कर रहा है इसको। लेकिन यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रिक है जो हम कर सकते हैं, यू एड अ न्यू डिमेंशन। Now when you add a third dimension, और उस third dimension को define यूँ करें कि each point's distance, और आप assume कर लें यहाँ पर, ये आपको नजर आ रहा है ना, ये 0 और ये 0, तो ये आपका origin है। So each point's distance from the origin is the third dimension, ये आपको यहाँ पर नजर आ रही है। जब आप ये थर्ड डिमेंशन ऐड करते हैं तो अब ये अंदर वाले पॉइंट करीब होंगे ओरिजिन के, तो ये नीचे आ गए सारे के सारे, और ये बाहर वाले पॉइंट ओरिजिन से दूर है तो ये सब ऊपर चले गए।
And now in this 3 dimensions, you can always create a hyperplane, which is a plane in this case, which linearly separates these points. How cool is that? So पहली चीज तो इसको आप अपने जहन में लेकर आएं कि हम ये इस तरह के काम भी कर सकते हैं. दूसरी चीज इस बात को लेकर आएं कि हमने कर्सिव डिमेंशनलिटी में कहा था कि इन जनरल व्हेन यू इंक्रीज डिमेंशंस, पॉइंट्स मूव फार्दर अवे फ्रॉम ईच अदर. चीजें एक दूसरे से दूर चली जाती हैं और हमने उसको प्रूव किया था. ये दूर जाना जो वहां पे प्रॉब्लम था वो यहाँ पर एक हद तक सोल्यूशन की तरफ भी जा सकता है. ऐसा नहीं है कि हर चीज को हम एन डिमेंशंस के अंदर, हाई डिमेंशंस के अंदर ले जाएंगे तो सारे मसले सॉल्व हो जाएंगे. नो, देयर इज एन ऑप्टिमम number of dimensions for each kind of a problem, जिसमें each real problem जिसमें वो जाकर हमारे लिए solvable हो जाती है, हमारे लिए बेहतर हो जाती है. लेकिन ये ज़रूर नोटिस करें कि लीनियर सेपरेबिलिटी अगर n dimensions में नहीं है तो हो सकता है n+1 dimensions में हो. ठीक है, तो यूजुअली इन हायर डिमेंशंस हमारे पॉइंट्स जो हैं, हमारे जो क्लासेस हैं, वो लीनियरली सेपरेबल बन जाती हैं. तो पहला मसला तो ये कि जी लीनियर सेपरेबिलिटी हमारे इन सारे मॉडल्स की एक मजबूरी है. ये सिंगल परसेप्ट्रॉन हो या सिंगल आपका जो सिग्मॉइड के थ्रू लॉजिस्टिक रिग्रेशन का न्यूरॉन हो, किसी भी अंदाज से, किसी भी एक्टिवेशन फंक्शन से बना हुआ हमारा जो भी लीनियर क्लासीफायर्स हैं, इन लीनियर क्लासीफायर्स के लिए खुशखबरी ये है कि हम कुछ और ट्रिक्स यूज करते हैं. और अभी तो मैंने आपको खाली थर्ड डायमेंशन पे मैपिंग सिखाई है. देयर इज अनदर थिंग व्हिच इज नोन एज कर्नल मेथड्स. ये हम आगे जाकर पढ़ेंगे. अगर इसका मौका पूरी तरह मिला नहीं तो कम से कम इसको टच जरूर करेंगे, देखेंगे जरूर कि ये बातें होती क्या हैं जब एसवीएम की बात कर रहे होंगे. तो उसके अंदर भी हम डेटा को सेपरेबल बनाने की कोशिश करते हैं. ठीक है जनाब, ये क्लियर हो गया? All right, so now let's connect a few dots between what we are studying now and what we studied towards the beginning of the semester. The perceptron employs a very harsh threshold. ये आप नीचे राइट साइड पर देख भी सकते हैं. तो ये आपकी जो थ्रेशोल्ड ऑफ जो परसेप्ट्रॉन है ना, ये बहुत हार्श है. इट्स एन अब्रप्ट लाइन. सो कोई भी चीज जो बिल्कुल यहाँ तक पहुंच गई है, approaches to this on from this side, it is classified to this class, and anything which approaches to this from this side is classified to this class. And this is not very realistic. यानी अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये दो पॉइंट्स जो इस फीचर्स के अंदर एक दूसरे के बहुत करीब हैं, वो भी एक दूसरे से हो सकता है कि अलग अलग क्लासेस के अंदर जा रहे हों. तो लिहाजा इसकी थ्रेशहोल्ड को किसी तरह से क्या हम लेस हार्श बना सकते हैं, लेस एब्रप्ट बना सकते हैं. ठीक है, पहला ये क्वेश्चन हमारे सामने आया. सो ये आपके सामने इसकी एक एग्जांपल भी यहाँ पर पड़ी हुई है, जो लेफ्ट साइड के ऊपर आप देख रहे हैं कि जिसमें ये कि 0.51 के ऊपर कुछ और लेबल मिल रहा है, 0.49 के ऊपर कुछ और लेबल मिल रहा है, और भी करीब ले जाएं तो तब भी लेबल्स बदलते जाएंगे इस बाउंड्री की वजह से. ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने एक स्मूदर फंक्शन यूज करना शुरू कर दिया. एंड दैट स्मूदर, वन ऑफ दोज फंक्शंस इज द सिग्मॉइड. सो यू कैन सी आपका पुराना दोस्त सिग्मॉइड यहाँ लेफ्ट पे बना हुआ है, where you have the linear equation here with the bias W naught, and then this is raised to the power of e raised to power minus this thing and 1 over this whole thing. तो ये आपका sigmoid है जो आपको ये nice S-shaped function देता है, which is almost linear close to this decision boundary, right? So वो abruptness यहाँ पे खत्म हो गई, abruptness खत्म हो गई decision की, and now there is no more sharp transition around the W naught. The output is no longer binary but a real valued output. ये दूसरा बहुत बड़ा benefit हुआ कि अब आपकी output जो है वो real valued है और between 0 and 1 है. आपको याद होगा हमने इस पे पहले काफी तफसीलन बात की हुई है. So this could be interpreted as a probability. So now you can treat it as a probability, and this is exactly what we did at that point. उसी की बेस के ऊपर तो हमने फिर वो entropy और cross entropy loss function वगैरह सब कुछ किए थे. And then instead of a yes no decision you get the probability of yes, right? ये आपको सब कुछ याद होगा. And the output is smooth and continuous and differentiable. वो सारी की सारी चीजें जो कि हमें उस वक्त भी अच्छी लगी थी और आगे न्यूरल नेट्स में जाकर भी अच्छी लगेंगी. ठीक है, बाय द वे sigmoid is not the only activation function, और जिसको मैंने आपको याद होगा क्लास में squishifier कहा था, which is again not my own term. मैंने आपको रेफरेंस भी दिया था कि मैं कहाँ से टर्म ले रहा हूँ, but I really like the idea of a squishification function that squishifies your whole output into a particular range. So your sigmoid is one, your tan H is another one, and then you have your ReLU and leaky ReLU and max out and so on and so forth. इन सब के अपने अपने फायदे और अपने अपने नुकसान हैं.
किसी के अंदर जो है वो सिमेट्री अराउंड पॉइंट जीरो, अराउंड जीरो नहीं है, अराउंड ओरिजिन नहीं है, किसी में कोई और मसले हैं, कोई डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इस वजह से इन इन सबको को उन पॉइंट्स पर, उन जगहों पर यूज़ किया जाता है जहाँ जहाँ के लिए ये मुनासिब है। देयर इज़ नो सिंगल सोल्यूशन टू एवरीथिंग जिससे आप सारे हर जगह एक ही एक्टिवेशन यूज़ करें। ऑल्दो कि हम कॉमनली जब शुरू करते हैं तो हम अपने सिग्मॉइड से शुरू करते हैं, बट यू कैन इजीली शो दैट अदर functions in other situations can converge more quickly, can learn more quickly, can use less iterations, less epochs to reach the convergence point, and so on and so forth. ठीक है जनाब. So this was the introduction to your perceptron. अगले lecture में inshallah we'll be dealing with the perceptron learning algorithm, and we'll also get some geometric intuition of why the learning algorithm works. तो यहाँ पर अब आपके पास वो ग्रेडियंट्स वगैरह नहीं है जिसको आप लर्न कर रहे हो. यहाँ सिंपल वेक्टर अरिथमेटिक है जिसके थ्रू हम ये काम कर रहे होंगे. तो विल सी हाउ दैट वर्क्स इंशाल्लाह. ऑल राइट जनाब, खुदा हाफिज़.